जेन ज़ी के माइंडसेट के अंदर अगर हम कूदें, क्या है ये माइंडसेट? हमको उनका इकोसिस्टम समझना चाहिए। इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट नूडल्स, तो ये कोई और भाषा समझते नहीं है। इनको कोई और दुनिया मालूम नहीं है। कोई अच्छी बॉडी बना रहा है, कोई बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई अच्छा कर रहा है। चित्रहार टाइम्स, हाँ जी, बॉयज आपस में बात करते थे तो खूब MC, BC ये सब चलता होता था। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा प्रोफेनिटीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं। और काफ़ी डिफ़िकल्ट बातें कई बार मजाक में बोल दी जाती हैं। ज़रूरी है ये फाइन लाइन समझना। क्रूड ह्यूमर, डार्क ह्यूमर, लाइट ह्यूमर, फन ह्यूमर, एंटरटेनमेंट। हम कैसे स्टेटस अपना डिस्प्ले करते हैं? पैसों से करते हैं, कभी लग्जूरियस वेकेशन से करते हैं, ब्रांडेड कपड़ों से करते हैं। They are confused between attraction and intimacy. कैसे मम्मी और पापा बनेंगे, इस पे कभी गौर किया किसी? 40 साल की महिला को 19 साल के लड़के से प्यार हो गया। वो टीचर थी, वो स्टूडेंट था। मैं 19 साल का लड़का और 40 साल की उनकी मैडम। दामाद ने सास से शादी कर ली, लड़की के पिता और लड़के की माँ। That is absolutely not funny. Western countries हमसे बहुत बेटर हैं। लड़कियां कुछ ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं। Because I am earning more, I am more powerful. कंपैटिबिलिटी कम हो जाती है, ये केमिस्ट्री फिजिक्स में तब्दील हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। रील देखते हुए उठता है और रील देखते हुए सो जाता है। They need to give them space. जय हिंद, मैं हूं दानवीर और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट। मेरे साथ और ख़ास मेहमान है इंदु टिक्कू कोहली। ये बात करेंगे जेन ज़ी के ऊपर और दूसरे सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर जिससे हमारी सोसाइटी बहुत मुतासर हो रही है। बहुत खबरें आ रही हैं, बहुत ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उलट पुलट हो गया है। तो क्या है ये सब कहानी, इंदु कोहली से पूछेंगे। लेकिन इंदु कोहली कौन है ये भी बताना आपको बहुत ज़रूरी है। इंदु टिक्कू कोहली एक होलिस्टिक कम्युनिकेटर हैं, वेलनेस मेंटर, ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट है और टेड एजुकेशन जूरी की एक मेंबर भी हैं। पेजेंट ग्रूमर हैं और पैशनेटली अपनी मेहनत और अपना काम सोसाइटी के लिए ये करती हैं, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए करती हैं। ये वोकलिस्ट हैं, गाना बहुत अच्छा गाती हैं, ये कवित्री हैं और एक बहुत ही आर्टिस्टिक पैशन अपने साथ संजो के रखती हैं। साथ के साथ ये सोशल कॉजेज़ के भी काफ़ी सपोर्ट में रहती हैं। ये थैलेसीमिया, कैंसर एजुकेशन और कम्युनिटी एम्पावरमेंट, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम करती हैं। इन्होंने एक बहुत शानदार किताब भी लिखी है। किताब का नाम है साइलेंट हाईजैक और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, रेफरेंसेस हैं जहां से हमने पिक किया है और इस पॉडकास्ट को हम आगे ले जाएंगे। तो प्लीज़ वेलकम इंदु टिक्कू ऑन माय पॉडकास्ट एंड थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर कमिंग। Thank you so much, Colonel दानवीर. Thank you for having me. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. It's an honor to be here. आपके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर करना. हम बात कर रहे हैं जेन ज़ी के बारे में और बहुत सारे अदर सोसाइटल चेंजेस जो हम देख रहे हैं, चाहे प्री मैरिटल, पोस्ट मैरिटल और जेन ज़ी इन एनी केस दैट वी हैव जस्ट स्पोकन अबाउट। तो इस सब को लेकर बहुत सारी उथल पुथल है, बहुत सारे लोगों को चीज़ समझ में नहीं आती, स्पेशली पीपल ऑफ आवर जनरेशन, कि ये सब क्या चल रहा है। तो इसीलिए मेरे को लगा कि एक पॉडकास्ट कर लेते हैं जिसमें कि लोगों को समझ में आए कि ये जनरेशन क्या है और ये ऐसा बिहेव करती है तो क्यों करती है, और जब ये ऐसा करती है तो उसके क्या मायने हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो सबसे पहला सवाल कि जेन ज़ी के माइंडसेट के अंदर अगर हम कूदें, डाइव इन करें, तो क्या है ये माइंडसेट? देखिए कर्नल दानवीर, जब भी हम किसी जनरेशन को समझने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है हमको उनका इकोसिस्टम समझना चाहिए। किस एनवायरनमेंट ने उन्हें शेप किया है। अब जहाँ तक इस जनरेशन की बात करें हम, जेन ज़ी की, ये एक पहली जनरेशन है जिसने आंखें खोली ही डिजिटल वर्ल्ड में। हम लोगों ने चीज़ें अडाप्ट की, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया, हमने दोनों ज़िंदगियाँ देखी, दोनों वर्ल्ड्स देखे, दोनों टाइम देखे, हम इवॉल्व हुए। इन लोगों ने आंखें खोली और ये ऐसे दुनिया में थे जहाँ सब कुछ तुरंत हो रहा है, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट नूडल्स, तो ये कोई और भाषा समझते नहीं हैं, इनको कोई और दुनिया मालूम नहीं है। तो आई डोंट थिंक हमें इनको जज करना चाहिए। आई थिंक हमारे लिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका कंपैरिजन भी बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। हमारा कंपैरिजन हमारे क्लास के 30-40 बच्चों तक होता था, ज़्यादा से ज़्यादा मोहल्ले वालों तक होता था। इन लोगों का ग्लोबल कंपैरिजन चल रहा है और उनका कंपटीशन ऐसे लेवल पे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया चल रहा है
कि कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर में जी रहे हैं ये। अब क्योंकि इनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, एक्सपोजर बहुत है, चॉइसेस बहुत हैं। अब चॉइसेस इनके पास इतनी ज़्यादा हैं, क्या होता है कि इंसान के पास जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस होती हैं तो वो एक जगह टिकता नहीं है। डिजिटल ओवरलोड। यस, वो एक जगह टिकता नहीं है। उसको लगता है कि यार बैक ऑफ द माइंड व्हाट इफ मेरे को इससे बेटर कुछ मिल जाए। और ये सिर्फ मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, ये इनकी नेटवर्किंग, इनकी फ्रेंडशिप, इनका वर्किंग कल्चर, इनका करियर, इन सब की चीज़ों में ये तो देखा गया है कि ये चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्लैरिटी कम है और अवेयरनेस कम है और गाइडेंस कम है, डायरेक्शन कम है। तो क्या हो रहा है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो बेसिक इमोशनल ओवरलोड। जो डिजिटल जो इनको फीड आ रहा है, जो बहुत सारे डायरेक्शन से इनपुट्स आ रहे हैं, उससे ये अपने आप को कोप अप कर रहे हैं, कोप अप कर भी लेते हैं, लेकिन इनका तरीक़ेकार डिजिटली रहता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी जी। और वहाँ पर ये ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट उस तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि मैं भी वर्क प्लेस में इसी तरीके का एक डिसकनेक्ट मैं देखता हूँ, बहुत ज़्यादा है। तो एब्सोल्युटली। तो ये जो डिजिटल ओवरलोड है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा इनको खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। अनप्रेसिडेंटेड जिसे प्रेशर बोलते हैं, ये उसमें जी रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि हमें 24 घंटे परफॉर्म करना है। एक ऐसी जनरेशन है जिनको लगता है कि एक हमें 24 घंटे बढ़िया दिखना है, क्योंकि कोई अच्छी बॉडी बना रहा है, कोई बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, तो वहाँ से एक इफ़ेक्ट आता है इनके ऊपर। तो क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, पर्सनली क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? जब हम इनको सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हमें ऐसा पहला रूप जो दिखता है वो लगता है कि ये लोग फॉलोअर्स, लाइक्स, इन सब के पीछे भाग रहे हैं, अटेंशन के पीछे भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन ये मांग रहे हैं, और उस वैलिडेशन के पीछे एक लेयर है, वो है बिलोंगिंग। क्योंकि ये बच्चे आज की डेट में बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, एक कहीं बिलोंगिंग गायब हो चुकी है। बिलोंगिंग इन द सेंस, देखिए हम जब अपनी जनरेशन की बात करते हैं तो हमारा परिवार बड़ा होता था, तब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, हम लोग साथ में बैठते थे, टीवी पे एक चैनल होता था, बहुत टाइम होता था, परिवार सारा साथ में बैठता था और प्रॉब्लम्स डिस्कस होती थी, सॉल्यूशंस भी निकलते थे। चित्रहार टाइम्स। हाँ जी। तो हर बंदा मतलब सीन था, हर बंदा हर्ड था, हर बंदे की अपनी एक महत्व होती थी, फैमिली में रोल होता था। अब आज की डेट में अगर आप इन बच्चों को देखेंगे, ये अपनी तरफ तरीके से गलत नहीं है, ये अपनी दुनिया में है। दे हैव बिल्ट अ डिफरेंट वर्ल्ड, जो कि उसमें ये अपने आप में ही एक डिजिटल वर्ल्ड को अपनी दुनिया समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, इनफैक्ट मेरे को ये सवाल आ रहा था, आपके भी पास भी एक जेनजी है घर में, हमारे पास भी जेनजी है, मैं ये कहूँ कि ये पेरेंटिंग फॉल्ट है? अब देखिए, कैसे आप डिजिटल ओवरलोड हो गया, सेंसिटिविटी कम हो गई बच्चे की जी, इमोशनल कोशेंट भी कम हो गया जी, तो फिर हमने क्या किया एज पेरेंट्स? यस, इट्स अ वेरी करेक्ट क्वेश्चन कि एज अ पेरेंट हम लोगों को भी थोड़ा इस चीज़ में अपने आप को इवॉल्व करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कंट्रोलिंग और मेकिंग श्योर कि अगर वो बच्चा आपको ओबे नहीं कर रहा तो दैट मीन्स वो डिसकनेक्टेड है आपसे। ऐसी बात नहीं है। वो लोग बहुत इंक्यूजिटिव हैं, वो लोग कई बार सवाल करते हैं। आप उनसे अगर कोई बात करोगे तो वो 4 सवाल करते हैं आपसे। आप उनको कोई टास्क दोगे तो वो उसके पूरा रूट कॉज एनालिसिस पे जाते हैं, क्योंकि वो टास्क उनके लिए उसी टाइम करना ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए है। क्योंकि हमको हमारी जनरेशन, आगे वाली जनरेशन, पिछली वाली जनरेशन ने सिखाया है कि हम जो बोल रहे हैं वो अभी होना चाहिए। हम अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, हम आंखों में आंखें नहीं डाल सकते थे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो वही चीज़ आई थिंक हमारे तो पूरा क्वेश्चन करते हैं, हमारे को वापस वो तो दबा के क्वेश्चन करते हैं। जब हम उनकी उम्र के थे तो हम लोग, हमारे फादर से बहुत स्ट्रिक्टनेस और वो डिसिप्लिन वाली बात जहाँ तक आती है, अगर टास्क दे दिया है अभी करना है और उसका कोई सवाल नहीं होगा। ये बच्चे आपसे सवाल करते हैं क्योंकि इनके पास लॉजिक्स होते हैं, अपना भी इनके पास बहुत सारा टास्क होता है, तो ये आपसे पूछते हैं कि सिवियरिटी लेवल क्या है, अगर इसको प्रोक्रेस्टिनेट किया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर इसको काम को हम कल पे करें तो क्या हो जाएगा। तो वहाँ पे आई थिंक फॉल आउट होता है। एज पेरेंट्स हमको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझनी है, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक लैंग्वेज बैरियर हो रहा है दोनों के बीच में, रिस्पेक्ट को लेके। उनको लगता है कि हमको लगता है कि हमारी सुन नहीं रहे, उनको लगता है कि हमें समझा नहीं जा रहा। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं दोनों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक डिसएग्रीमेंट डिसरिस्पेक्ट का फॉर्म नहीं होता। ये समझना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। मैं इसको एक्सपीरियंस पे क्वालिफाई करता हूँ और फिर आपसे सवाल पूछता हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते थे जी, और हम लोग
कोएड में पढ़े हैं, तो जब बॉयज़ आपस में बात करते थे तो खूब MC BC ये सब चलता होता था। जैसी कोई लड़की क्लासरूम में आ जाती थी या कुछ नज़दीक आ जाती तो एकदम से आपकी भाषा बदल जाती थी। लेकिन अब देखते हैं कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा प्रोफेनिटीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं। वो एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में तब्दील हो गया है। तो जो उसकी जो लैंग्वेज और जो कल्चर की जो सैंक्टिटी थी, बॉयज़ के लिए जो शिवलरस होता था, वो सब कहीं गुम गया है। और ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी जो है बिल्कुल ही टॉपसी टर्वी हो गई। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। बाउंड्रीज एक्चुअली डाइल्यूट हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बाउंड्रीज कहीं ना कहीं हम खुद भी एज अ सोसाइटी का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ को बताने के लिए, शेप करने के लिए। बट आई थिंक वो सब चीज़ें काफ़ी हद तक इम्यून होती जा रही हैं लाइफ में। एवरीवन इज गेटिंग इम्यून बिकॉज ऑफ आई थिंक दैट ओवरलोड ऑफ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट। और ये इमोशनल कंटेंट है। आप सुबह उठते हैं तो कुछ न्यूज़ आ रही होती है, मर्डर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं कहीं आग लगी, उसके बाद आप नेक्स्ट खोलते हैं तो किसी वॉर की फुटेज देख रहे हैं, फिर अगेन किसी का सेक्सुअल असॉल्ट सुन रहे हैं। तो ह्यूमन माइंड इज़ नॉट रेडी टू एब्जॉर्ब सो मच ऑफ इमोशनल वेरिएशंस एट द सेम टाइम। ये पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है कि जहाँ एक ही दिन में इतनी सारी वैरायटी आपको एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है। इसका असर कहीं ना कहीं बच्चों पे भी दिख रहा है, क्योंकि पेरेंट्स खुद दे आर कन्फ्यूज्ड, दे हैव बिकम नम। एज एल्डर्स वी ऑल्सो हैव बिकम नम। हम हर इशू पे रिएक्ट नहीं करते हैं। समझ में भी नहीं आता कि क्या करें, हम क्या बोले, क्योंकि अभी ये हो गया। लास्ट में क्या होता है जब आपका पूरा पैक्ड हो जाता है दिमाग, इट्स लाइक फुली लोडेड विद सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इमोशंस, आप एक स्टैंड अप कॉमेडी देख के एंटरटेनमेंट लेके सो जाते हो। सुबह उठते हो, नया दिन शुरू होता है, नई न्यूज़ शुरू होती है, आप भूल जाते हो कि मैंने पिछले दिन में क्या सुना। ये बच्चे वही सब इनहेरिट कर रहे हैं इनफैक्ट। और आपने स्टैंड अप कॉमेडी बोल दिया तो उसी से एक जो इस सोसाइटी का रिफ्लेक्शन, अभी रिसेंटली 2 बड़े केसेस हुए जिसमें एक लड़का यंग मैन MNC में कहीं काम करता था, उसने स्टैंड अप कॉमेडी में एज एन ऑडियंस पार्टिसिपेट किया और उसने जो अपना बिरयानी को लेकर और जिस तरीके से उसने पूरी सीन को जो सेक्सुअलाइज किया, उससे तो बड़ा अजीब लगा कि ये क्या बोल क्या रहा है। इसको ये नहीं लग रहा कि इसके घर में मम्मी पापा देख रहे होंगे, बहनें देख रही होंगी, ये कैसे ये ऐसा बोल क्यों रहा है। और वर्स्ट पार्ट इज की जो ऑडियंस है वो भी हंस रही है, वो भी मजा ले रही है। एंड ये सिर्फ लड़के तक सीमित नहीं है, एक लड़की का भी आ गया, वो डॉक्टर बनने जा रही है जी। और किस तरीके का जोक, ह्यूमर और कैसे लोग हंस रहे हैं, तो ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है उस जनरेशन के माइंडसेट को। तो डज इट नॉट वरी और शुड इट नॉट वरी अस? यस एब्सोल्युटली। ये बहुत ही एक डेंजरस टाइम में हम जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और इसको यहीं पे कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत डिवास्टेटिंग हो सकता है। देखिए, बहुत ही डेरोगेटरी लाइंस यूज़ करी गई थी। आई हैव ऑल्सो सीन दैट फुटेज। और जैसे कि आपने बिल्कुल राइटली बोला कि जो ह्यूमर होता है वो सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन होता है, एक मिरर होता है, और काफ़ी डिफ़िकल्ट बातें कई बार मजाक में बोल दी जाती हैं जो वाकई में वो बोलना चाहते हैं, लेकिन एक फॉर्म वो ह्यूमर का ले लेते हैं। एज पीपल ऑफ आवर कंट्री, सोसाइटी, हमको बहुत ज़रूरी है ये फाइन लाइन समझना। क्रूड ह्यूमर, डार्क ह्यूमर, लाइट ह्यूमर, फन ह्यूमर, एंटरटेनमेंट, इसके बीच में एक बहुत ही बारीक सी रेखा होती है। उसको कभी भी डाइल्यूट नहीं होने देना चाहिए, उसको कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जहाँ पे वो मिक्स हुआ, इसका मतलब एम्पैथी चली गई, इसका मतलब वो क्रूएलिटी में टर्न हो गई। और ये सब तमाशा जो लोग देख रहे हैं ना, वो मैंने वही बोला कि दे आर सो मच ओवरलोडेड कि वो इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। सो पीपल हैव टू बी मोर अवेयर। और दूसरी बात, जहाँ तक इस केस की हम बात करें, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट एट द सेम टाइम देखिए, उसमें वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने की बात हो रही है। हम सब जानते हैं, हम एज अ वुमेन, इवन आई नो, सदियों से चलता आ रहा है ये सब, ये हमने देखा है। ये एक इंसान की मानसिकता नहीं है, नॉट जस्ट वन पर्सन। ऐसे आपको करोड़ों लोग दिखेंगे, लेकिन नॉर्मलाइज नहीं कर सकते आप इसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। बट आज क्या हो रहा है, ये सब चलता आ रहा है। आज की डेट में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्टिफाई सिर्फ लड़कियां या वुमेन नहीं हो रही हैं, ऑब्जेक्टिफाई ह्यूमन ही हो रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान की तरह देख ही नहीं रहा है। As you rightly said that the girl also objectified, yeah. We are treating human relationship as transactions. हम उनको गिव एंड टेक के फॉर्म में देख रहे हैं। हमको ये दिखता है कि हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए ROI क्या है इसमें।
हम इसमें क्या, हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है. सो दैट इज रियली अ डेंजरस वे ऑफ तो इमोशनल कोशेंट पूरी तरह खत्म हो चुका है. हो रहा है. एग्जैक्टली. और इससे फिर क्राइम तो और बढ़ेगा. बिल्कुल बढ़ेगा. जैसे रोड रेज देखते हैं, रोड रेज हो गया और इस तरीके, ये तो क्राइम और बढ़ेगा. इनसेंसिटिविटी हो जाएगी. बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑलरेडी हो रही है. सो कहीं ना कहीं वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, कहीं ना कहीं. क्योंकि हमारी जनरेशन तो जाने भी दो यारों वाली है. है ना. बिल्कुल. वो हमारा वाला वो वाला ह्यूमर है. मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हम पनिशमेंट दे रहे हैं तो वो सोसाइटी सबसे हेल्दी होती है जो पनिशमेंट देती है. पनिशमेंट इज़ नॉट द ओनली आंसर एंड नॉट द सोल्यूशन. यू रियली नीड टू गिव अ चांस टू द पर्सन टू हैव अ सेल्फ रिफ्लेक्शन, ताकि वो उस चीज़ पे काम करे, उस पर सुधारे. एक ही मेंटालिटी की बात हो रही है, एक एक्शन की बात नहीं हो रही है. आप उसके पीछे की मानसिकता पे काम करिए. हमको एज अ होल उसके पीछे की मानसिकता पे काम करना है. पनिशमेंट करते करते तो आप सब कुछ डाइल्यूट ही कर रहे हैं. आप सेंसिटिविटी को डाइल्यूट कर रहे हैं और आप सिर्फ फियर को जगा रहे हैं. कोई भी सोसाइटी फेयरफुल होके, डिसिप्लिन होके हेल्दी नहीं हो सकती. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. इनफैक्ट यहाँ पे पेरेंटिंग गैप का एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा होता है और इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के आपसे सवाल पूछूंगा. मेरी सोसाइटी में केस हुआ जहाँ पे यंगस्टर जो है कुछ इनडिसिप्लिन टाइप एक्टिविटी करते पकड़ा गया. लोगों ने उसकी कंप्लेन करी उसके पेरेंट्स के साथ. पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, सिंगल चाइल्ड फैमिली. तो पेरेंट्स ने बोला कि हम इसको जब डिसिप्लिन करने की या कुछ करने की कोशिश करते हैं तो ये करने की धमकी दे देता है और हम ब्लैकमेल हो जाते हैं. तो यहाँ से सवाल पैदा होता है कि पेरेंट्स आर टू बिजी फॉर पेरेंटिंग. तो क्या ये कहना सही होगा कि एक बहुत बड़ा डेंजरस पेरेंटिंग गैप इस जनरेशन के अंदर पैदा हो गया, स्पेशली द अर्बन क्लास? व्हाट डू यू से ऑन दैट? एब्सोल्युटली, ये मैटर ऑफ कंसर्न है एंड एवरी डे हम कुछ ना कुछ ऐसा सुन रहे हैं. और मुझे लगता है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है. बच्चों के ऊपर ऑलरेडी एक नेक्स्ट लेवल का प्रेशर चल रहा है और पेरेंट्स आर द वन. देखिए, हर जनरेशन में पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम रेडी करें उस दुनिया के लिए जिस दुनिया को हम जानते हैं, समझते हैं. यहाँ पे पेरेंट्स खुद कंफ्यूज हैं क्योंकि ये ऐसी दुनिया चल रही है जो कि बहुत दिन प्रतिदिन बदल रही है, बहुत स्विफ्टली बदल रही है और पेरेंट्स खुद कोऑप नहीं कर पा रहे हैं. वो खुद इतने बर्नआउट से गुजर रहे हैं, खुद बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन से गुजर रहे हैं, खुद बहुत ज़्यादा कॉर्नर हो रहे हैं. तो कई बार वो क्रैक्स आने दिखने लग जाते हैं जब पेरेंटिंग में गैप की हम बात करते हैं. और वो गैप का मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को सिर्फ जज करें या बच्चों को सिर्फ डिसिप्लिन और फेयर से कंट्रोल करना सिखाएं. तो वो अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग होती है वो आज की डेट में फेलियर है. इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल. वो पहले ज़माने में, बाबा आदम के ज़माने में चलता था. आजकल बच्चों को ऐसे पेरेंट्स नहीं चाहिए जो कि उनके हर सवाल का जवाब पेरेंट्स के पास हो. वो ऐसे पेरेंट्स नहीं ढूंढ रहे हैं. दे आर लुकिंग फॉर दोज पेरेंट्स जिनके साथ वो ओपनली कन्वर्सेशन कर सकें, जो कि पेरेंट्स उनको जज ना करें. अगर उन्होंने कोई क्राइम भी किया है दे कैन ओपनली स्पीक अबाउट इट बिना डर के. दे वांट पेरेंट्स ऐसे जो कि उनके लिए हमेशा कम वॉट में खड़े रहें, उनको एक सेफ, इमोशनल सेफ और सेफ्टी दें, एक सिक्योरिटी दें, जो आजकल बच्चे शायद कम महसूस कर रहे हैं. वो ओपन नहीं होते हैं बिकॉज जहाँ वो थोड़ा बहुत ओपन होते हैं पेरेंट्स ट्राई टू कंट्रोल देम और मे बी दे जज देम एंड देयर इज़ अ difference of opinion and understanding which is causing a lot of conflict and confusion. देखिए, ये आपने कहा, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो मैंने देखी है, क्योंकि मैं जहाँ भी काम करता हूँ, जिस भी इन्वायरमेंट में मूव करता हूँ, वहाँ पे बच्चों से मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहता है ऑफ दिस जनरेशन. और मैं एक बड़ी यूनिक चीज़ देख रहा हूँ. मैं न्यूज़ में भी पढ़ता हूँ, मैं और ट्रेंड्स में भी देखता हूँ. ये जनरेशन बड़े ओपनली एज अ मैटर ऑफ शो ऑफ कह लीजिए या वैलिडेशन कह लीजिए, बॉडी काउंट्स की बात करने लग गई है. तो ऐसी जब बातें हो रही हैं तो क्या आगे चल के ये क्या पापा बनेंगे और कैसे मम्मी बनेंगे और क्या क्या आगे क्या होगा? मतलब इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, तो इमोशनल कनेक्ट तो ख़त्म हो गया और पेरेंट्स को पता लगेगा तो पेरेंट्स तो जज करेंगे ना. पेरेंट्स ये थोड़ी बोलेंगे अरे वाह आपका बॉडी काउंट इतना हो गया और उसका इतना है तो कम कैसे रह गया. ऐसा नहीं होगा ना. सो isn't it catch-22 is stupid situation actually. This is a sad state of affairs, yes, but at the same time मैं ये कहूँगी कि ये बॉडी काउंट कल्चर जो है ना, ये सिर्फ सेक्सुअलिटी का डिस्कशन नहीं है, ये उससे बियॉन्ड है. आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है कि जो जेनजी है वो अपने सोशल वैल्यू लोगों के साथ शेयर करना चाहती है. एट द सेम टाइम वो अपने रिलेशनशिप्स और
एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर कर रही है। नहीं तो कैसे सोशल कैसे शेयर करना चाह रही है? सोशल वैल्यू, और वैल्यू क्या, जैसे कि इसमें कौन सी वैल्यू है? स्टेटस सिंबल नहीं, समझिए इस बात को, हमारे हर ज़माने में स्टेटस सिंबल की बात होती है। हम कैसे स्टेटस अपना डिस्प्ले करते हैं, हम कभी पैसों से करते हैं, कभी लग्जूरियस वेकेशन से करते हैं, ब्रांडेड कपड़ों से करते हैं, ग्लासेस से करते हैं, वॉचेस से करते हैं, घर से करते हैं, गाड़ियों से करते हैं। आज की डेट में यंगस्टर्स में एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस हैज़ बीन एडेड टू द स्टेटस सिंबल, और अगर आपके एक्सपीरियंसेस ऐड हो गए हैं तो डेफिनेटली आप डिस्प्ले करोगे। तो ये कहाँ होगा डिस्प्ले? अब ये डिस्प्ले इस तरह से होता है कि जब आप खुद को तो समझते नहीं हो, लेकिन आपने एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने शुरू कर दिए। दे आर कन्फ्यूज्ड बिटवीन अट्रैक्शन एंड इंटीमेसी। अट्रैक्शन स्टार्ट्स अ रिलेशनशिप, वो तुरंत होता है। इंटीमेसी में बिल्डअप करने में टाइम लगता है। अब वो जब दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो व्हाट विल हैपन, वो चीज़ों की स्तर तक नहीं जाएंगे, वो इमोशंस तक तो जाएंगे ही नहीं। थिंग्स विल रिमेन ऑन द सरफेस। काउंट बढ़ता जाएगा, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन उनकी तभी तो सवाल पूछा मैंने कि वो कैसे मम्मी पापा बनेंगे, ये इस पे कभी गौर किया किसी ने? ये देखिए, ये तो अब पेरेंट्स की ड्यूटी है, एज वी जस्ट डिस्कस्ड, कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उनके साथ ओपनली इस चीज़ पे डिस्कशन हो। उनको ये चीज़ें इमोशनल, जिसे कहते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी। कौन अपने बच्चे से बात करेगा कि भाई बॉडी काउंट्स? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये टर्म किसने बनाई है? हमने नहीं बनाई। दिस टर्म हैज़ बीन क्रिएटेड बाय दिस जनरेशन, सो आई थिंक दिस हैज़ बीन वेरी वेल एक्सेप्टेड बिटवीन both the genders. I would not say that just boys are just boasting about it. नहीं, even girls are doing confidence level दिखाना। Even girls are exactly. doing that. Yeah. तो ये एक स्टेटस सिंबल हो चुका है आज की डेट में, और अब ये कल्चर के हिसाब से उनके सिस्टम में अडाप्ट हो चुका है। बट प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि देखिए आज की डेट में बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप्स में इंसान जाता है, विच इज़ ओके, विद बिफोर दे लैंड अप ऑन वन पर्सन, फाइनलाइजिंग वन पर्सन जिसके साथ वो सेटल होना चाहते हैं, उससे पहले वो बहुत एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं। एज आई सेड कि चॉइसेस बहुत हैं, तो एक फाइनल डिसीजन उनके पास लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो कमिटमेंट डिफ़िकल्ट है। तो आप लीजिए एक्सपीरियंसेस, लेकिन आप उसकी इमोशनल वैल्यू को वैल्यू कीजिए। डोंट काउंट योर experiences. They are not to be counted, they are to be felt, they are to be lived, they are to be taken ahead in life as an experience कि आपने उनसे क्या सीखा। So I think that is the value of any relationship. आप किसी भी चीज़ को उससे, आप उसकी वैल्यू को अगर डाइल्यूट करके आप सिर्फ उसके एक्सपीरियंस को सरफेस पे जी रहे हो, that is very bad as the health of the youngsters also. सिर्फ मतलब बॉडी की हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ की बात, मेंटल हेल्थ, इमोशनल कोशेंट वगैरह, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बच्चे कहीं मिस कर रहे हैं। I would not say कि they are wrong while they are going into multiple relationships. वो trend है, they are doing it fine because they don't want to settle down. Meeting one person and they don't get anything from one person. उनको अलग-अलग वो बटालिया जी का हम तो बहुत पुराने ज़माने के हो गए, तो ये समझ में कम आता है। बहरहाल तो इंदु जी ने ये समझाया जेन ज़ी के ऊपर, तो अब जेन ज़ी फिर आगे शादी भी करेगी, प्री मैरिटल स्टेज में भी होगा, पोस्ट मैरिटल स्टेज में भी पहुँचेगी। तो ये जनरेशन कैसे इवॉल्व हो रही है और कैसे मूव ऑन हो रही है, कैसे डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो मैडम, आजकल इंस्टाग्राम में और ख़बरों में बहुत इस तरीके की खबर देखने को मिली होगी, आपने भी पढ़ी होगी कि 40 साल की महिला को 19 साल के लड़के से प्यार हो गया और वो भाग के उन्होंने शादी कर ली। वो टीचर थी, वो स्टूडेंट था, थिंग्स लाइक दैट। तो ये वियर्ड लगता है या क्या लगता है इसमें कि इनको समझ नहीं है, मूर्ख हैं, या ये क्या कहानी किस तरीके से ये शेप हो रही है? इसी तरीके से जो प्री मैरिटल स्टेज वाले जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी हम जैसा हमने अभी बात करी बॉडी काउंट्स की और वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें किस ओर लेके जा रही हैं when we talk of society, because when we are talking of society, why it is important, family is important, family से society बनेगी, societies जुड़ के देश बनेगा। तो अगर ये इस तरीके से अंदर से ये खोखला होगा तो ये कैसे कहानी चलेगी? क्या ये खोखला हो रहा है, ये हमें लग रहा है, या एक्चुअल में हो रहा है? नहीं, एक्चुअल में तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट हो रही हैं साइकोलॉजिकली। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी। और जब हम इस तरह का कोई रिलेशनशिप की बात, जैसे आपने मुझे जिक्र किया
40 साल की महिला एंड 19 साल के इंसान की। तो यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा कोई रिलेशनशिप सामने आता है जो कि सोसाइटी के ट्रेडिशनल टेम्पलेट से बाहर होता है, तो ये एक अनयूजुअल चीज़ लगती है। लेकिन देखिए, दो इंसान की इमोशनल जो नीड्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। कोई लोनली है तो वो कंपेनियनशिप ढूंढ रहा है, कोई इमोशनली सेटल होना चाहता है, कोई स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, कोई वांटेड फील करना चाहता है, या फिर कोई एक लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं कि यू नो ही वांट्स अ पीस, और समवन वांट्स एक्साइटमेंट, उसकी लाइफ से स्पार्क चला गया है। तो ये सब चीज़ें जब ये इंसान इधर उधर ढूंढना शुरू करता है, तो इट डजंट रेस्ट्रिक्ट और डजंट स्टॉप एट एज। यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि एज और इमोशनल मैच्योरिटी, ये दोनों चीज़ें बहुत ही अलग हैं। क्या समझाइए? देखिए जैसे इसी कॉन्टेक्स्ट में कि 19 साल का लड़का और 40 साल की उनकी मैडम, जी, अब हम 40 साल की किसी, हम मैडम की भी बात कर लें, टीचर, किसी की भी बात कर लें, हाँ, हम अगर देखें तो 40 साल का कोई इंसान, मतलब उनकी बात नहीं करूँ उस केस की, बट कोई इंसान मैंने खुद देखा है, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी एक्सपीरियंस, आपकी ही लाइन, मीडिया लाइन से ही अगर हम उठाएंगे, सॉरी टू टेक दैट एग्जांपल, बट कई बार डिबेट्स में मैंने देखा है कि बड़े ही इंटेलिजेंट, बड़े ही एक्सपीरियंस्ड और एज में काफ़ी बड़े होने के बावजूद कभी भी ऐसी अनकम्फर्टेबल डिबेट्स में वो अपना आपा खो देते हैं, इन अप्रोप्रिएट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑन द अदर साइड आप किसी यंग बंदे को देखें तो जिसको एक्सपीरियंस कम है, लेकिन वो किसी भी ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बहुत ग्रेसफुली हैंडल करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एज अगर आपकी ज़्यादा है तो आपकी इमोशनल मैच्योरिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। परफेक्ट, या तो ये ज़रूरी नहीं है। तो देयर आर डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट काइंड ऑफ मैच्योरिटी लेवल जिसको साथ वो जी रहे हैं। और जहाँ तक इनका और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस। अभी जैसे एक केस आया कि दामाद ने सास से शादी कर ली, कोई हस्बैंड मतलब पति, मतलब वो केस था जिसमें वो लड़की देखने गए, तो वो लड़की के पिता और लड़के की माँ, इन दोनों में अफेयर हो गया, वो भाग गए जिनके लिए शादी करनी थी, वो पीछे रह गए। तो ये दिस पार्ट इज फनी, बट ये जो आपने पहले बोला सास और बेटे वाला, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट फनी, बिकॉज देखिए हम जिस कल्चर में हैं इस रिलेशन को हम बहुत पायस देखते हैं, लेकिन हुआ, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। आपने देखी होगी ये न्यूज़, आप ये देखिए कि हम लोग तो शॉक हो जाते हैं सुन के, ऑब्वियसली, क्योंकि हमको इंस्टेंट पता चली है। बट अब आप बताइए, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, कोई भी रिलेशनशिप एक दिन में बनता है? एक दिन में कोई रिलेशनशिप बनता है? नहीं बनता है। कोई भी फैमिली का स्ट्रक्चर एक दिन में टूटता है? हाँ, नहीं टूटता। तो दैट मीन्स समथिंग हैज बीन बिल्ड अप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये चीज़ बहुत टाइम से चल रही थी, और इसके पीछे की भी रीजंस बहुत सारी हैं। कई बार आपके जो है अनरिजॉल्व्ड इमोशंस होते हैं, कई बार आपकी जो है मतलब एक आपका इनर कन्फ्लिक्ट होता है, कई बार आप जो है सीन नहीं फील करते हो एक रिलेशनशिप में, और दूसरा कई बार ये भी होता है कि एक इंसान जो है उसके लिए फिजिकल रिलेशनशिप से ज़्यादा वो पहले इमोशनल कनेक्शन ढूंढता है, और जब उसको वो प्राइमरी रिलेशनशिप में नहीं मिलता, ठीक है, तो कई बार वो गलत रिश्तों या गलत जगहों पे वो चीज़ें ढूंढता है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग, लेकिन हम लोग गलत बोलेंगे, उनसे पूछो, बोलेंगे सही है। हाँ, तो उनके लिए सही होगा, बट इट इज़ जैसे मैंने बोला कि सोसाइटी के सामने जब ये चीज़ आती है, बिकॉज हम तो इसको बहुत ही पायस देख रहे हैं, बट एंड ऑफ इट इज़ देयर लाइफ। बट इस केस में जो सास और दामाद की बात हो रही है, इस केस में कई बार आपके जो है बाउंड्रीज भी वीक होने का वजह होती है। फैमिली की जब बाउंड्रीज वीक होती हैं, जब पार्टनर्स की आपस में बाउंड्रीज वीक होती हैं, जब आप एक दूसरे को कनेक्शन फील नहीं होने देते हो, जब आप अवॉइड करते हो, कन्वर्सेशंस अवॉइड करते हो, तो आई थिंक दीज थिंग्स हैपन। तो इंसान वो चीज़ किसी में ढूंढने लग जाता है। जब ये न्यूज़ आई तो मैंने अपने कुलीग से, ऐसी सब लोग बात कर रहे थे, तो जो लेडीज़ थी बोलते थे कि वैसे तो अपनी सिस्टर्स और सहेलियों से इनसिक्योर होती थी, अब मम्मियों से भी होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये तो एक बड़ी फनी, नॉट फनी, सैड सिचुएशन, दिस इज एक्चुअली अ सैड सिचुएशन। इसमें सोशल मीडिया का कोई रोल? आई डोंट थिंक सो। सोशल मीडिया का कोई रोल इसमें तो नहीं हो सकता। नहीं, मतलब इस तरीके की चीज़ें जैसे नॉर्मलाइज हो गई, व्हाई आई एम सेइंग सो इज, जैसे बॉलीवुड से लोग क्यों लेते हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा, शी इज़ एन एल्डर वुमन एज कम्पेयर टू हर हस्बैंड, एंड लाइकवाइज ऐसे और भी केसेस हैं। वो मिलन सोमन का एक बड़ा स्टार्कलिंग केस सामने आता है। तो ये कहीं ना कहीं
एज डिफरेंस को जस्टिफाई करते हुए, उसको ग्लैमराइज करते हुए सोशल मीडिया प्रेजेंट करता है, तो उसका इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। उसका इन्फ्लुएंस 100% होता है, बट आई थिंक इस तरह के केसेस मोस्टली हमने रूरल में ज़्यादा देखे हैं. आई डोंट नो अबाउट दिस केस. ऑल आर रूरल. हाँ, ऑल आर रूरल स्मॉल टाउन. आई डोंट थिंक सो कि बड़े टाउन्स में. they are not so much exposed to the digital. But Milan Soman is not small town or rural. See, this is case to case basis. That's what I'm saying कि किसी को अगर इमोशनल अपनी कैपेसिटी कहीं से जो उसको जो चाहिए, वो अगर उसको जहाँ से मिल रहा है, वो जहाँ से उसकी फुलफिल हो रही है नीड्स, वो उधर ही भागेगा. He or she will not look what age or what relation he or she is into. वो उनके साथ क्या ताल्लुक़ रखते हैं. अगर उनकी कहीं से फेल हो रही है, प्राइमरी रिलेशनशिप फेल हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू हैपन. इट्स अ क्वेश्चन मार्क टू आवर सोसाइटी. तो मेरे ख्याल से अपनी बाउंड्रीज बहुत क्लियर होनी चाहिए एक फैमिली को अपनी बाउंड्रीज. बेसिकली जो चीज़ हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखा करते थे, वो अब हमारे देश में मुझे लगता है वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा हमसे बहुत बेटर हैं. बिकॉज द मोमेंट दे फाइंड आउट दैट द पार्टनर इज चीटिंग, दे डोंट कंटिन्यू. इनफर्टिलिटी और ये सब चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा चलती हैं. वहाँ पे अगर आप एक बार वहाँ पे बड़ा इस मामले में आपका उसी टाइम दैट रिलेशनशिप इज ओवर एंड आउट. We keep on juggling and struggling and you so know. basically it goes to say that divorce law also needs to be reformed. कि एकदम everything should be quick. कि चलो यार let's go and divorce, right? सब कुछ quick होना चाहिए इस देश में. Over a cup of coffee, that way, right? वहाँ तो it is very quick. Yeah, it is, and it has to be that way. वहाँ पे शादी करना ज़्यादा expensive है, हाँ जी, महंगा है. Divorce is because quick. this is about हमारे यहाँ तो linger on कराया जाता है. देखिए इमोशनल और मेंटल हेल्थ कितनी लोगों की ड्रेन होती है एक गलत रिलेशनशिप में. जब वो फंसता है तो आधी ज़िंदगी उसकी सिर्फ वो कोर्ट के चक्कर काटते काटते निकल जाती है. तो वो जो एक उसका जो प्राइम टाइम होता है लाइफ का, जहाँ पे शायद वो कुछ और भी कर सकता था या कर सकती थी, शायद कुछ और रिश्ते एक्सप्लोर कर सकते थे, बट वो उनका इन्वेस्ट हो जाता है रनिंग आफ्टर द कोर्ट्स एंड ऑल. जब हम बात हमने डाइवोर्स की कर दी जी, और इनकम्पैटिबिलिटी की बात कर दी, तो ये इनकम्पैटिबिलिटी जब इसको ओपन फोरम में डिस्कस करते हैं, तो कहीं से ये भी आवाज़ सुनने को मिलती है कि इसका कारण है कि लड़कियां कुछ ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वो फैमिली को वो तरजीहत नहीं देती. तो यू बीइंग अ वुमन, हाउ डू यू लुक एट दिस? सी अगेन एवरीथिंग हैपन्स केस टू केस. हर जगह सिचुएशन एक नहीं होती, बट येस आइडियोलॉजी जो हमारी सोसाइटी में वो चल रही है. क्योंकि पहले क्या होता था, पहले रिश्ते आपकी नेसेसिटी पे टिकते थे, आज चॉइस पे टिकते हैं. बिकॉज बोथ आर फाइनेंशियली साउंड. आपका पार्टनर भी कमा रहा है, आप भी कमा रहे हो. अब जहाँ तक कि मनी का एंगल बीच में आ जाता है, तो डेफिनेटली सोसाइटी का थोड़ा सा डायनामिक्स चेंज हो जाता है. क्योंकि हमारी सोच रही है, चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, चाहे हम कितने भी लाइफस्टाइल में अपने आप को अपग्रेड कर दें, काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो अभी भी स्टक हैं बिटवीन ट्रेडिशनल बिटवीन मॉडर्न. दे आर नॉट एबल टू इवॉल्व. तो उस कन्फ्यूजन के चलते हुए कि दो पार्टनर्स के बीच में कई बार वो डिस्पैरिटी आती है और कई बार वो पावर डायनेमिक्स प्ले होने लग जाता है, जहाँ पे एक इंसान पैसे को अहमियत देने लग जाता है कि बिकॉज आई एम अर्निंग मोर, आई एम मोर पावरफुल. और अगर ऐसी मानसिकता एक रिश्ते के बीच में है, तो दोनों ही हारते हैं. तो इसमें यहाँ से सवाल होता है कि बेसिकली कंपैटिबिलिटी और केमिस्ट्री. जी, तो इसमें क्या कंपैटिबिलिटी कम हो जाती है या केमिस्ट्री फिजिक्स में तब्दील हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है? क्या है मतलब? देखिए केमिस्ट्री तो हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है. दो लोगों के बीच में इंस्टेंट होती है, आपको एक रिश्ते की तरफ लेके जाती है. जी, आपको किसी का बात करने का तरीका अच्छा लगा तो आप उसके साथ होते हैं, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है तो आप उसके साथ होते हैं. तो इस तरह से आपकी केमिस्ट्री बनती है. बट कंपैटिबिलिटी केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. कंपैटिबिलिटी एक लॉन्ग टर्म वैल्यू है उस रिलेशनशिप की. तो लोग इस चीज़ को नहीं समझते. लोग सोचते हैं कि हम अट्रैक्ट हुए हैं, हमारी केमिस्ट्री तो भैया हैप्पी टाइम्स में बनी थी इस इंसान के साथ, सब कुछ हंकी डोरी है, तो इसका मतलब दिस रिलेशनशिप इज़ सो गुड, सो हैप्पी. नाउ व्हेन चैलेंज कब आता है, जब आपके असली इमोशंस आगे आने लगते हैं, जब आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तब पता चलता है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट ऑल हैप्पी मोमेंट्स. आपकी एक्चुअल लाइफ जो है, रियल लाइफ जो है, वो एक अलग अलग ट्रांजिशन से गुजरती है. और वो लेयरिंग से जब आप गुजरते हो, तब आपको पता लगता है कि आप एक दूसरे के लिए कितने कंपैटिबल हो, आप एक दूसरे को कितना सपोर्ट कर रहे हो ग्रोथ में. आप एक दूसरे, जब एक बंदा स्ट्रेस्ड है, क्या आप उसको उसका साथ दे रहे हो, नहीं दे रहे हो. सो आई थिंक
जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमने किसकी बात करी थी, इम्प्रेशन। हाँ, जो पहला जो आता इम्प्रेशन आता है, हाँ. वो आपकी इमोशंस को इम्प्रेस करता है, और जो आपकी कंपैटिबिलिटी है वो आपकी पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। आई थिंक यंगस्टर्स शुड अंडरस्टैंड दिस लाइन कि केमिस्ट्री जस्ट impresses your emotions momentarily. Yes, and compatibility takes care of the entire So life. chemistry during various moments add up to make compatibility, so to say, long term. उसके लिए भी you have to build that. It cannot be that ऑटो नहीं हो सकता। ऑटो कैसे हो सकती है जी, आपको उस चीज़ में उसके साथ टाइम बिताना पड़ता है, एक इंसान के साथ आपको हाइज एंड लोज पे जाना पड़ता है। तो फिर वही सवाल आता है कि जेंजी जो है उसका ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप तो डेवलप हुआ ही नहीं। वो तो रील देखते हुए उठता है और रील देखते हुए सो जाता है। हमारे घर में तो ऐसे ही होता है। डिजिटल वर्ल्ड का तो हाँ? सर बहुत इम्पैक्ट है, बट ये समझदारी तो एज अ पेरेंट्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। दे नीड टू बी mature enough to understand their psyche. They need to give them space. सबसे बड़ी बात, स्पेस देने के साथ उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है, और उनको समझाना भी बहुत ज़रूरी है चीज़ों की बारीकियाँ बच्चे नहीं समझते, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इमोशनल रेगुलेशन मिसिंग है। सो हुज जॉब इज़ दिस? वी हैव टू मेक देम मोर स्किलफुल इमोशनली। हमको सिखाना है, कौन सिखाएगा? ये हमें इनको स्किलफुल बनाना है इमोशनली। बाकी तो सब कुछ है उनके पास, और ये इमोशनली स्किलफुल वो हमारे लिए नहीं हो रहे हैं, वो अपने आप के लिए हो रहे हैं। इनफैक्ट बिफोर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, एक फाइनल चीज़ जो सोसाइटी के अंदर देखने को मिल रही है, लोग अफेयर तो चला लेते हैं, लेकिन शादी की बात आती है तो वो शादी नहीं करना चाहते। शादी वो ट्रेडिशनल तरीके में ही करना चाहते हैं। तो यहाँ भी एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। दूसरा, जिस तरीके की ख़बरें आ रही हैं, ख़ास तौर से जैसे एक ख़बर आई थी भोपाल से, या ऐसी कई ख़बरें आती जिसमें बहुओं को जला के मार दिया गया या मर्डर कर दिया गया किसी कारण से, या लड़कियों ने अपने न्यूली वेड को मार कर और नीले कंटेनर के अंदर बंद कर दिया, ड्रम में, या कहीं छुट्टी काटने गए तो वहाँ पे क्लिफ से धक्का दे दिया, थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो सारी चीज़ें जो हैं, तो उससे यंगस्टर्स डरने भी लग गए हैं कि शादी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक ट्रेंड नया चला हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि अफेयर चलाएंगे बहुत बढ़िया, लेकिन शादी के मामले में फिर वहाँ पे ट्रेडिशंस याद आ जाता है। तो ये क्या, इसमें क्या कहेंगे आप? ये आई थिंक सिर्फ जेंजी की प्रॉब्लम नहीं है, डाउरी ये हर नहीं, ये काफ़ी लोगों का ये मेंटल स्टेट है जहाँ पे वो दे विल हैव इनफ फ्लिंग्स आउटसाइड, वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स करेंगे, लेकिन शादी वो सिर्फ अपने घर वालों की मर्ज़ी से करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आई थिंक वो इमोशनल कनेक्ट ढूंढ ही नहीं रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू शादी, वो एक इमोशनल कनेक्शन नहीं ढूंढ रहे हैं। दे जस्ट वांट अ पार्टनर जिसके साथ वो एक फैमिली बिल्ड करें, जो उनके घर के प्रोटोकॉल्स में फिट हो जाए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, वो उसकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वेरी वेल सेड। ये भी एक मानसिकता है। और डाउरी भी कहते हैं यार यहाँ पे शादी करें तो कुछ मिलेगा नहीं, एग्जैक्टली, वहाँ पे पैसे मिल जाएंगे थोड़े से। जैसे कि लड़के भी उतने ही रिस्क पे हैं। हाँ, मैंने बोला ना, ड्रम में नीला ड्रम। हाँ, लड़के भी उतने ही रिस्क पे हैं। तो मेरे ख्याल से एक एडवाइस मैं तो यही देना चाहूँगी, मैं यंगस्टर्स से जब बात करती हूँ, पीपल कम, गर्ल्स कम एंड टॉक टू मी एंड दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। कई बार वो पूछती हैं कि मैम आई वांट टू गेट मैरिड, आई वांट टू सेटल डाउन। अब ये लड़का है, इससे मैं इतने टाइम से डेट कर रही हूँ, अब मुझे कहीं से पता चला है कि ही इज़ गोइंग अराउंड विद समवन एल्स आउटसाइड इंडिया, और इसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वापस आते ही ये मेरे घर वालों से शादी की बात करेगा, और मुझे ये पता चल चुका है कि ये ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया कहीं और, इनटू अ फिजिकल, ही इज स्लीपिंग विद समवन। अब बताओ, अब मैं इसमें क्या करूं? तो क्या एडवाइस देती हैं? ये एडवाइस देखिए, हम भी इस टाइम पे इस चीज़ को लेके थोड़े से, हम भी वी आर ऑल्सो इनटू अ सेटबैक, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं। वी आर ऑल्सो रियली कंसर्न कि हाउ टू फाइंड आउट। तो मेरे ख्याल से मैं ये कहती हूँ कि आप किसी इंसान के साथ ना समय बिताइए, ज़्यादा समय बिताइए। ऐसा नहीं कि आप 1 मीटिंग कीजिए, कॉफ़ी पीजिए, या 2 मीटिंग कीजिए, 3 मीटिंग। डो गो एंड लिव विद दैट पर्सन फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। डोंट गेट मैरिड, गेट इनटू अ लिव इन फर्स्ट। अंडरस्टैंड द पर्सन्स इन एंड आउट, रियल साइड, उसकी इमोशनल साइड क्या है, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है। आप ये 2-3 नहीं, तो ये सब चीज़ आप पहले ही जान लेंगे तो फिर शादी क्या करेंगे फिर आप? नहीं सर, आज के टाइम में अगर आपको अपनी ज़िंदगी रियली बचानी है, बिकॉज
आप देख रहे हैं कि आई डोंट नो किस बेसिस पे ये शादियां होने के बाद मर्डर हो रहे हैं, मुझे नहीं पता इनकी बैकग्राउंड क्या रही है, लार्जली तो लव मैरिज ही होती है। बट इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि लव में भी आई डोंट नो व्हाट इज द लव डेफिनेशन ऑफ लव टुडे। शायद लोगों को ये भी नहीं मुझे ये मालूम। भी नहीं हाँ समझ में आ रहा कि लोग क्या लव को क्या समझते हैं। क्या वो सिर्फ 2-3 डेट्स को लव मान लेते हैं? एज आई जस्ट डिस्कस अबाउट दिस गर्ल, सो शी वाज हैविंग एन अफेयर विद दिस गाय, वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और उन्होंने कंक्लूड किया कि हम शादी करेंगे और हम आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, बट एट द सेम टाइम ही इज़ इनटू मल्टीपल, ही हैज़ ओपनड हिज विंडो टू मल्टीपल वुमेन। तो बात वही है कि आप शादी ना करिए। आज की डेट में एक शादी को एक वैसे भी बहुत बड़ा वो बना रखा है, एक हमारे लॉ एंड इंस्टीट्यूशन का एक बहुत बड़ा एक मतलब वैल्यू देते हैं। मैं आज की डेट में समझती हूँ, मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी रैंडमली शादी कर ले जस्ट बिकॉज यू नो वी वांट हर टू गेट सेटल्ड एंड मैरिड। नो, इफ़ शी फील्स दैट थिंग्स आर रियली गोइंग टू टर्न इनटू कंपैटिबिलिटी, इफ़ शी सीज की सस्टेनेबल रिश्ता है ये, वो टफ टाइम्स में भी वैसा ही है, वो खुश टाइम्स में भी वैसा ही है, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में मेरे साथ खड़ा है। आपको बहुत चीज़ों के थ्रू गुजरना पड़ता है। आजकल वो वक्त नहीं है कि आपने 6 महीने टेस्ट कर लिया, चलो कर लो शादी। यू नीड टू स्पेंड इनफ टाइम इफ़ यू रियली वांट टू गेट। ये तो काफ़ी स्केरी हो गया। Actually लड़की तो है। हमारी भी है। जी जी है ये। तो तो अभी हमने बात करी कि अब जेन ज़ी, उसके बाद में इस तरीके की जो खबरें आती हैं उसके ऊपर हमने बातचीत विचार विमर्श किया, प्री मैरिटल, पोस्ट मैरिटल। अब बात करते हैं फैमिली की, फैमिली के स्ट्रक्चर की, स्पेशली पोस्ट मैरिज चैलेंजेस के बारे में। तो मैम, पोस्ट मैरिज चैलेंजेस आज के समय जेन ज़ी के लिए क्या है? पहली बात तो उनके अपनी सेटिंग में, हम जिस सेटिंग में, अर्बन सेटिंग में, जी पहली बात तो हाँ, मैरिजेस को वो इस टाइम पे वेटेज बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक मैं जितने लोगों से डील करती हूँ या बात करती हूँ, उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि शादी हैज़ बिकम सच अ बिग यू नो स्केरी फैक्टर इन द लाइफ, क्योंकि उनको लगता है कि यार एक तो इंडिपेंडेंस बहुत है हमारी इस टाइम पे, बट येस एट द सेम टाइम, जैसे आपका सवाल है कि जब आप शादी कर लेते हैं, हाँ, कि कर ली शादी आपने, और आप दो मतलब एक अच्छे फाइनेंशियली यू नो एलिजिबल बंदे हैं, दो इंसान साथ में हैं, तो शादी का मतलब वही है कि अगर आपका हनीमून पीरियड हैप्पी चल रहा है, हमारी वही बात है जहाँ तक, तो वो हैप्पी पीरियड सारी उम्र नहीं चलेगा। दूसरा, डिजिटल वर्ल्ड को अपनी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ना बनाएं, जो कि बन रहा है। क्योंकि देखिए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कपल्स शोइंग अप देयर लाइफ ऑन हाईलाइट्स एंड रील्स, और वो लाइफ ऐसी होती है कि वो बड़ी ही परफेक्ट लाइफ है, बड़ी ही परफेक्ट केमिस्ट्री है, बड़ी ही परफेक्ट बर्थडे सेलिब्रेशन है, बहुत ही प्यार है, अमेजिंग यू नो टॉप नॉच। तो वहाँ से जब इन्फ्लुएंस आता है एक मैरिड कपल पे, तो मुझे लगता है एक कंपैरिजन तो होता ही है। वो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके पार्टनर की गलती नहीं होती, फिर भी वो हमेशा एक टेम्पलेट में ढाल दिया जाता है कि कोई इससे तो बेटर है, मतलब आपसे कोई तो बेटर होगा, कोई आपसे हैंडसम भी दिखेगा, कोई आपकी वाइफ से ग्लैमरस दिखेगा, किसी की लाइफ आपसे बहुत अच्छी होगी, somebody would be doing better in life, but they are putting up an edited feature। इंस्टाग्राम लाइफ है, वो डालेंगे, उसके पीछे उनकी क्या आप बीती हैं वो सब कट हो जाती हैं। वीडियो एडिट होता है तो वो सिर्फ बेस्ट ऑफ द पोर्शन निकल के सामने आता है, बाकी सारे फ्लॉज हट जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग अपनी डालते हैं, गुडी टाइम्स डालते हैं, बट इनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ हमेशा बहुत स्मूथ नहीं होती है। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और आप दोनों को उससे इन्फ्लुएंस होके अपनी ज़िंदगी कंपेयर करना पहले तो बंद करिए। दूसरा, उस स्क्रीन को सिर्फ स्क्रीन की तरह देखिए। आप आपस में एक दूसरे को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए। आप एक दूसरे को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे ना छोटी छोटी बातों पे, और ग्रैटिट्यूड रखेंगे, थैंकफुल रहेंगे, तो वो रिश्ता किसी भी चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होगा। दैट इज़ द वन मेजर थिंग विच यू नो किड्स एंड यंगस्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड। जब मैं इसको देखता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, इंस्टाग्राम रील्स हो गए कि फटाफट, तो ये कहीं लाइफ में भी आ गया कि भाई एकदम से बड़ी जल्दी उखड़ जाना कि यार ये वाइब्स नहीं मैच कर रही हैं, वाइब एकदम से मैच नहीं करने लगती हैं, फिर करने लगती हैं। तो ये वाइब वाला, अगर हमारे टाइम में अगर वाइब ना मैच करती तो हमारे बाप हमें एक कस के रैपर लगाते,
और तुरंत मैच कर जाती है। उसके लिए वहाँ के तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल था मैच कराने का, बट अब वाइब मैच नहीं करती है वो, और जब वाइब मैच नहीं करेगी तो फिर वो इंस्टाग्राम रील के अंदर डिसरप्शन आ जाएगा, घर में वायलेंस होगा, और वो वायलेंस कहाँ जाएगा लेकर, क्या वो खबर बनेगा या वो दब जाएगा, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और जो यंगर जनरेशन है वो एज यू राइटली सेड कि घबराती है कि यार इस वाले ड्रामे में जाया जाए या ऐसे ही अपनी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। तो ये एक इशू है, बट अगर ऐसे चलेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक सर्वे आया जिसके अंदर ये हुआ कि अप टू 40% ऑफ गर्ल्स डोंट वांट टू गेट मैरिड। तो ऑब्वियसली जब लड़कियां शादी ही नहीं करना चाहेंगी तो रेशियो फॉल होगा, तो लड़के भी ऐसे ही घूमेंगे रोड पर, रेशियो फॉल होगा, है ना। दिस इज व्हाट यही एक मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड के जैसे कहते हैं हम खामियों को झेल रहे हैं, और ये हमारे सोसाइटी के ऊपर ये सारी तो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट बड़ा खराब पड़ेगा, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। थोड़ा सा ये आई थिंक सेंसिटाइजेशन, सेंसिबिलिटी, ये चीज़ों के ऊपर हमको बहुत ज़्यादा काम करना है। आई थिंक लोग हर चीज़ के साथ इम्यून होते जा रहे हैं, लोग इस चीज़ पे बात नहीं करते। आज आपने इतना अच्छा टॉपिक डिस्कस किया है मेरे साथ, मैंने ये टॉपिक मतलब हाल ही में मैं भी बहुत देखती हूँ, पॉडकास्ट भी देखती हूँ, इंस्टाग्राम भी देखती हूँ, आई हैव नॉट सीन पीपल रेजिंग दीज इश्यूज़, नेवर टॉकिंग अबाउट देम। एंड मोर ओवर जहाँ तक ये सारी देखो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के हाथों में होती है, आउटसाइडर विल नॉट कम एंड यू नो सिट एंड स्पीक एंड काउंसिल योर चाइल्ड। आई थिंक हमारे घर का एनवायरनमेंट बच्चों के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करता है, हर चीज़ वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो वही चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपस में आप कैसे रह रहे हैं वो चीज़ें बच्चे बड़ी जल्दी पिक करते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ों पे भी हमको ही काम करना है, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। अभी जैसे बात ट्रांजैक्शनलिज्म की हो रही थी, और जिस तरीके से फैमिली स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उसके अंदर एक और चीज़ देखने को आई कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो इन लॉज या पेरेंट्स आर वेलकम, क्योंकि घर में बच्चा देखने के लिए कोई चाहिए, घर को चलाने के लिए कोई चाहिए, तो ओल्ड पेरेंट्स आर वेलकम। जहाँ पर ऐसा नहीं है वहाँ पर ओल्ड पेरेंट्स आर नॉट वेलकम। तो ये भी एक विचित्र सी चीज़ है। और अगेन एज आई एम सेइंग कि इमोशनल कोशेंट सोसाइटी में एज सच काफ़ी ड्रॉप हो गया है, एंड इट इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट वरी। कोई आपके जहन में भी कोई ऐसा किस्सा आया हो? कोई मेरे जहन में तो सर बहुत किस्से हैं जहाँ पे इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, और मैं इसको वैसे नेगेटिव नहीं देखती हूँ। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो वेलकम हैं, या इन लॉज हैं तो वो तभी वेलकम हैं, यू नो। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपकी अपनी कुछ एक बाउंड्रीज़ होती हैं, और जब क्योंकि देखिए हमारी इंडियन जो मेंटालिटी है, हमारी इंडियन फैमिलीज़ है, वो बहुत जल्दी कंज्यूम होती हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, फॉर गुड बच्चों के लिए। हाँ। कई बार वो जो है वो समझते नहीं है कि कंसर्न कब कंट्रोल में बदल जाए, वो इस चीज़ का डिफरेंस को नहीं समझते। कंसर्न टू कंट्रोल, they show a concern, but that concern when it turns into a control, it affects the youngsters, it affects the life of or privacy of the couple, and I think that is one of the major reasons कि आपको एक बाउंड्री अपनी डिग्निटी के साथ, बिना किसी गिल्ट के साथ आपको क्लियर करनी पड़ती है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक हेल्दी फैमिली एक अच्छी बाउंड्रीज़ के साथ बहुत अच्छी चलती है, और जो सेंसिबल फैमिलीज़ होती हैं उनको तो बाउंड्रीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो हाउ टू एंड टू व्हाट लिमिट टू इंटरवीन। बट जहाँ पे आपको लगता है कि जैसे हमारी ट्रेडिशनल फैमिलीज़ होती हैं, दादी अम्मा एंड एवरीवन, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए तो एवरीवन गेट्स इनटू द बेडरूम, व्हिच समटाइम्स कॉजेज नए बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम, इंट्रूजन बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ जी, तो ये चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि उनको अगर एक डिग्निफाइड वे से कन्वे किया जाए तो इट इज़ नॉट अ डिसरिस्पेक्ट टू देम। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इंडियन फैमिलीज़ में हम अगर उनको हल्का सा बाउंड्री का एक्सप्लेनेशन देने लग जाएं एग्रेसिव पने से, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो वो इस चीज़ को डिसरिस्पेक्ट लेते हैं, वो लगता है कि रिजेक्शन है, दे डोंट नीड अस। तो यही चीज़ अगर एक सेंसिबली आप इस चीज़ को एक लाइन को आपस में पहले क्लियर हुआ। इनफैक्ट ये जो आपने बात करी, ये यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा इंसिडेंट याद आ गया, पिछले साल की बात है। वहीं हमारे जहाँ रहते हैं वहीं पर नज़दीक की कहानी हुई। लड़का 12th में था, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान कम, मोबाइल पे ज़्यादा था। तो
फादर ने डांट दिया होगा और मोबाइल लेके अलमारी में बंद कर दिया कि तुम पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। वो लड़का 12वें फ्लोर से कूद के उसने सुसाइड कर लिया। मतलब वो मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट हो गया था उसके लिए, उसको लगा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई अगर मेरा मोबाइल जो है अलमारी में अंडर लॉक एंड की हो गया। सो दैट इज़, तो वो एक वर्चुअल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है सर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इनकी दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड इज देयर ओन वर्ल्ड। तो ये एल्डर्स को समझना पड़ेगा, ये रियल वर्ल्ड उनका हो चुका है, वही आप है इसको रियल समझिए। वर्ल्ड। हाँ, ये आज की डेट में अब जैसे पबजी के केसेस, हाउ मेनी सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस हमने ऐसे इंसिडेंट सुने हैं जहाँ पे पबजी में वो कुछ ऐसे डायरेक्शंस होती हैं, वो जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे बच्चे करते हैं। वो हिप्नोटिक, एक हिप्नोटिज्म की बात अगर हम करें, वो कंप्लीटली उनके आगोश में, कंट्रोल में आ जाते दे हैं, आर कैप्चर्ड, मेंटली हाईजैक्ड, मेंटली हाईजैक। तो वो मेंटली हाईजैक हो चुके होते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ें बहुत ही, ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल है जो आपने मुझे बताया जी। तो इस चीज़ को भी थोड़ा पेरेंट्स को थोड़ा समझना पड़ेगा कि हर चीज़ में वही कंट्रोल वाली बात, कंट्रोल। यू डोंट नीड टू कंट्रोल योर किड्स, you have to be friends with them, you have to be so cordial and casual with them ताकि वो आपकी भाषा समझे। अब देखिए इस टाइम पे क्या हो रहा है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिस्पेक्ट नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात आती है। दे ऑल्सो नीड रिस्पेक्ट, दे ऑल्सो आजकल म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात हो, जहाँ पे आपका, क्या हमें नहीं मिलती थी म्यूचुअल रिस्पेक्ट? सर हम तो सिर्फ एक डिसिप्लिन को फॉलो करते थे है ना? हम बहुत डिसिप्लिन को फॉलो, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, तो हमने वहाँ भी पूरा डिसिप्लिन फॉलो किया है। हमको कहीं जाना पहुँचना हो तो हम पहले ही पहुँच जाते हैं। हमारे अंदर आज भी वो डिसिप्लिन, यू नो, कंडीशनिंग ऐसी है, कंडीशनिंग ऐसी वो है, हमारे ब्लड में आ चुका है। माय डैड यूज्ड टू टीच मी कि कहीं भी जाना हो यू हैव टू बी देयर 15 मिनट्स एडवांस और ऑलवेज कीप योर शूज़ पॉलिश्ड। माय डैड वाज आल्सो, ही वाज अ सिविलियन दो, बट उनके सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक फौजी के थे और वो डिसिप्लिन बहुत, उनसे हमें डर लगता था। डर तो हमें भी अपने फादर से बहुत लगता तो था। ये डर था, रिस्पेक्ट इतना नहीं था। रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट वी यूज्ड टू डू थिंग्स आउट ऑफ फियर। आजकल बच्चों के अंदर वो डर वर नहीं है। वो कहते हैं कि आई एम ट्राइंग टू बी लॉजिकल, यू ऑल्सो बी लॉजिकल टूवर्ड्स मी, यू गिव मी दैट रिस्पेक्ट बैक। मैं चाहता हूँ कि मुझे वो मेरे स्पेस में मुझे भी इंसान की तरह देखा जाए, मेरी भी एक वैल्यू है। तो लास्टली हमने सारी बातें कर ली, जेन ज़ी को पूरा उधेड़ दिया, बुन दिया। बट देर आर वंडरफुल जनरेशन, आई वुड ऑल्सो से, क्योंकि ये बहुत ओपनली बात करती है, बहुत सवाल करती है। जो सवाल, जिस चीज़ में इनको कन्फ्यूजन होता है, ये क्यूरियोसिटी जिसे कहते हैं, बहुत अच्छे से सवाल करती है और किसी चीज़ की क्लैरिटी पूरी ले लेती है जहाँ पे इनको क्लैरिटी चाहिए होती है। यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ की भी ये ओपनली बात करते हैं। हमारे टाइम पे तो हम लोग डिप्रेशन से मरते रहते थे लेकिन किसी से बात नहीं। हाँ, बोले जैसी बात करो बोला पागल है। तो these people they understand, their approach is a little different, but बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो एज अ फाइनली टू कंक्लूड, इफ आई मे आस्क, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, इन शॉर्ट, व्हाट विल बी द एडवाइस टू द यंगस्टर्स एंड व्हाट विल बी द एडवाइस टू द पेरेंट्स? देखिए, यंगस्टर्स के लिए तो मैं ये कहूँगी कि दे डोंट नीड एनी मोटिवेशनल एडवाइस, बिकॉज मोटिवेशन की कमी नहीं है उनकी लाइफ में। उनके पास रील्स हैं, पॉडकास्ट हैं, बुक्स हैं, सेमिनार्स हैं। सो मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि आई एक्ट लाइक आई हैव टू एक्सप्लेन समवन हाउ टू लिव देयर लाइफ। नहीं, आई वुड रादर हेल्प देम टू, यू नो, आस्क द राइट क्वेश्चंस rather than finding out multiple answers. Ask the right questions to their own self, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पे है जहाँ पे चीज़ें बहुत रैपिडली बदल रही हैं। आपके करियर, आपके रिलेशनशिप्स, आपका पूरा डायनामिक्स, आपकी इमोशनल, यू नो, वैल्यू एंड हेल्थ, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग सो रैपिडली इन दैट टेक्नोलॉजी वाला वर्ल्ड कि उसमें आप अपने आप से कितना कनेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो बच्चे अपने आप से ये पूछें कि क्या मैं किसी स्ट्रेस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, मैं किस बात से ज़्यादा टूट जाता हूँ या टूट जाती हूँ, मुझे क्या चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे इफ़ेक्ट करती है, मैं कितना स्टेबल हूँ, मैं कितना इमोशनली बैलेंस्ड हूँ। क्योंकि देखिए, आप दुनिया में कितना भी दूर चले जाएँ, आप कितनी भी डिस्टेंस कवर कर लें, आना आसान हो जाता है। बट अगर आप अपने आप से यू गेट डिस्कनेक्टेड एंड यू गो फार अवे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक टू यू, बिकॉज अल्टीमेटली आप किसके साथ रहेंगे सारी उम्र? अपने साथ। सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड फॉर पेरेंट्स, आई थिंक इट इज़ येस अ शॉकिंग जनरेशन चेंज दैट हैज़ हैपन्ड, तो बी अ लिटिल ईजी, ट्राई टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट गिव देम दैट स्पेस
उनको एक कंफर्ट दें, उनको एक इमोशनल एक स्टेबिलिटी दें। वो इमोशनल स्टेबिलिटी आई थिंक वो एनर्जी आपसे ही मिलेगी। बच्चे कहीं से नहीं डिराइव कर सकते। बच्चों के पास बाहर बहुत टॉक्सिसिटी है। आई थिंक यू हैव टू कीप देम ग्राउंडेड। इट्स योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू लवली इंटरेक्शन। तो ये थी इंदु टिक्कू कोहली और इन्होंने बहुत बारीकी से ये नाजुक पहलू के ऊपर रोशनी डाली। जेंजी की बात करी, पेरेंटिंग की बात करी, सोसाइटी और फैमिली के बारे में बात करी। तो आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अगले पॉडकास्ट पे नए मेहमान के साथ फिर होगी मुलाकात।